हेलो नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स। देखिए ये नीट 2016 का बहुत ही प्यारा सवाल है जिसमें कि चार्ज लीक हो रहा है। ये दो पेंडुलम्स है ना, इन दोनों के अंदर में चार्ज दिया हुआ है और क्योंकि दोनों चार्ज हैं इसलिए दोनों को रिपल्शन हो रहा है दोनों के बीच में, इसलिए वो दूर दूर है एक दूसरे से। लेकिन फिर क्या होता है कि अभी तो इक्विलिब्रियम है लेकिन कुछ देर बाद इन दोनों का चार्ज डिक्रीज होने लगता है। तो डिक्रीज होने की वजह से दोनों चार्जेस जो है उनके बीच का रिपल्शन फोर्स कम होने लगेगा। जब रिपल्शन फोर्स कम होगा तो दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, इसका मतलब है कि आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ कि ये दोनों का मास जो है ना वो सेम है और दोनों का चार्ज वो भी सेम है। दोनों का मास m है और दोनों पर मान लो कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज q दिया हुआ है दोनों बॉल्स पे। आगे बोलता है कि दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ l। तो l है इसका लेंथ। आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस d, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, लेकिन ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि जो d है वो बहुत ही छोटा है इस लेंथ से, स्ट्रिंग के लेंथ से बहुत ही छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन, इससे क्या इंप्लीकेशन निकलता है। ये जो डिस्टेंस d है दोनों बॉल्स के बीच में वो बहुत छोटा है l से। इसका मतलब ये कि ये जो यहाँ जो एंगल है थीटा जो कि स्ट्रिंग बनाता है वर्टिकल के साथ में, ये एंगल थीटा बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एंगल थीटा है वो वेरी स्मॉल एंगल है। तो इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस d अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर दूर है। The charge begins to leak from both the spheres at a constant rate। ठीक है, तो इन दोनों स्फीयर में से चार्ज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कम होने लगेगा तो दोनों के बीच का जो कूलम्बिक रिपल्शन है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो जैसे जैसे पास आएंगे तो उनकी वेलोसिटी भी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विद ए वेलोसिटी v, द वेलोसिटी v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स एज। तो हमें पता लगाना है कि वेलोसिटी का उस डिस्टेंस x के साथ क्या संबंध है। x माने कि किसी भी टाइम पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जो शुरू में तो डिस्टेंस d है लेकिन बाद में वो कम होते होते x हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। दोनों ही बॉल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों पर ये mg फोर्स लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ mg और mg। ठीक है भाई, अब इसके बाद दोनों में चार्ज q है, तो चार्ज q की वजह से दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ऐसे बाहरी डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे बाहरी डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। Fe और Fe फोर्स है। ठीक है, ये जो Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कूलम्स लॉ से हम लिख लेते हैं k q1 q2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। Q1 Q2 मल्टीप्लाई होकर क्यू स्क्वायर बन जाएगा और इनके बीच की डिस्टेंस जो x होगी कुछ देर के बाद वो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो दोनों फोर्सेस को पुल कर रहे हैं इसकी वजह से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगी, ऐसे करके टेंशन T, और यहाँ पर भी सेम टेंशन T, दोनों स्ट्रिंग में सेम अमाउंट ऑफ टेंशन डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम मास है, दोनों तरफ सेम चार्ज है और एंगल थीटा भी सेम ही रहेगा, तो लेंथ भी दोनों सेम है, तो फिर सब कुछ सेम ही रहेगा, टेंशन T भी सेम रहेगा। अच्छा, अब ये टेंशन T जो है वो देखो, ये टेंशन T फोर्स जो है वो न तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है न वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो क्यों नहीं इसका हम कंपोनेंट बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका ही बनाएंगे, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लें। यहाँ जो दोनों कंपोनेंट्स है इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड क्या है इन दोनों की। देखो, एक होता है कॉस कंपोनेंट, दूसरा होता है साइन कंपोनेंट। ठीक है ना, इनमें से एक टी साइन थीटा है, एक टी कॉस थीटा है। कैसे पहचानेंगे कौन सा क्या है, तो देखो पहले ये स्ट्रिंग को देखो जरा, ये एंगल थीटा बनाता है वर्टिकल के साथ में, तो यहाँ पर भी ये वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है। अच्छा, अब हमारा थ्योरी या कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेक्टर अलजेब्रा में जब भी हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट बनाते हैं तो वो कंपोनेंट जो कि एंगल थीटा बनाता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और जो दूसरा वेक्टर जो 90 माइनस थीटा एंगल बनाता है वो साइन थीटा कंपोनेंट होता है। ये टी साइन थीटा हो गया। वैसे ही दूसरे वाले साइड में भी हम यही काम कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं टेंशन टी का, और ये जो एंगल थीटा है यही सेम एंगल वर्टिकल के साथ में यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये टी कॉस थीटा होगा वर्टिकल वाला, और हॉरिजॉन्टल बन जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, ओके, अब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम पूरी तरीके से बन चुका है।
अब हम बोलेंगे कि ये दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम में हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है, नेट फोर्स ज़ीरो होता है। अगर नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो हम इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में सेपरेटली इसको हम लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो राइटवर्ड फोर्स है और जो लेफ्टवर्ड फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला इक्वेशन है उससे हम क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड फोर्स यानी कि टी कॉस थीटा वो बैलेंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स mg को, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो राइटवर्ड फोर्स यानी कि टी साइन थीटा वो बैलेंस करेगा इधर वाले लेफ्ट फोर्स को, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, जिसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ लिख रखा है पहले से, kq²/x²। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं स्टूडेंट्स, देखिए 1 और 2। अब हमें क्या करना है कि हमें टेंशन टी से कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे कि डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, डिवाइड द सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, और राइट हैंड साइड में ये डिवाइड बाई ये, यानी कि पहले तो लिख लेते हैं kq²/x², और फिर इसको डिवाइड करते हैं mg से, तो mg यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये t से t कट जाएगा टेंशन, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाता है tan थीटा। ठीक है, t से t काट दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा बन गया, इज इक्वल टू kq²/mgx²। अच्छा, अब यहाँ से आगे हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि जो डिस्टेंस d बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि एंगल थीटा बहुत स्मॉल है। तो हम जानते हैं कि जब एंगल थीटा बहुत स्मॉल होता है, व्हेन एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, तब ऐसे कंडीशन में जो tan थीटा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा भी होता है। ठीक है, अच्छा अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस फिगर में अगर हम देखें तो साइन थीटा की जो डेफिनेशन होती है वो होता है ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो ऑपोजिट साइड है इस एंगल थीटा का, जो ऑपोजिट साइड है वो इतना लेंथ हो गया इस ट्राइंगल का, इतना जो कि x डिवाइड बाई 2 होगा। ठीक है ना, ये पूरा लेंथ तो यहाँ से तक x है, तो इतना डिस्टेंस x/2 हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड हो गया x/2 और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो ट्राइंगल में जो 90 डिग्री एंगल होता है ये वाला, उसके जो ऑपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि l। ठीक है, तो मतलब कि जो tan थीटा की वैल्यू अब हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं x/2l। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं x/2l, ये अप्रॉक्सीमेटली है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया kq²/mgx²। अब x² को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा x³, और ये 2l को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 2kl। q² को हम अलग से लिखेंगे बाहर, ब्रैकेट के बाहर, और नीचे में हमें मिलेगा mg। ठीक है, तो अभी हमें ये इक्वेशन मिल गया है। इसमें एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम पहले ये कर लेते हैं कि जो पावर है x का पावर उसको हम हटा देते हैं, यानी कि 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन में क्यूब रूट लगा देंगे, तो इधर बचेगा x, और ये जो हमारा ब्रैकेट है 2kl/mg ये हो जाएगा पावर 1/3, और चार्ज का पावर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ तक हमने क्या ऑब्टेन किया है कि चार्ज और डिस्टेंस x के बीच में रिलेशन हमें ढूंढा है। अब हमें ढूंढना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है dx/dt। इस x को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम t से, ताकि हम वेलोसिटी निकाल सकें dx/dt। ठीक है, तो हमने ये सब रीड कर दिया। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अभी तक हमने देखा कि x और चार्ज के बीच में रिलेशन मिला है, तो सबसे पहले हमें काम करते हैं कि ये जो ब्रैकेट है हमारा पावर 1/3 पूरा, ये तो कांस्टेंट है, ये 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, l भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो इसको हम c बोल लेते हैं, q⁴ 2/3। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब कि जो
इस कांस्टेंट सी है उसको तो एक किनारे रख लेते हैं, और हमें डी बाई डी टी करना होगा क्यू टू द पावर 2/3 का। अच्छा, अब हम कैसे डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला देखो, छोटा सा फॉर्मूला तो हमें पता ही होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन यदि हम करते हैं तो हमें मिलता है रिजल्ट एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर जो n है यानी कि पावर वो 2/3 है, 2/3 इंटू क्यू टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2/3 माइनस 1। अच्छा, इंटू एक चीज़ और यहाँ नहीं भूलना है हमें कि देखो ये डिफ्रेंसिएशन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यानी कि हमें ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी क्यू बाई डी टी। ये चेन रूल है, डिफ्रेंसिएशन का चेन रूल है ये, ठीक है। अब आगे ये क्या बन जाता है, अब ये बन जाएगा इज इक्वल टू 2/3 c, और ये q टू द पावर 2/3 माइनस 1 बन जाएगा, देखो 2 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। और ये जो डी क्यू बाई डी टी है ये एक कांस्टेंट एक्चुअली में है, इसको अल्फा मान लेते हैं, क्यों नहीं इसको मान लेते हैं कि ये एक अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये चार्ज जो है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि वेलोसिटी जो है इसका वो बन जाता है 2/3 c इंटू अल्फा, ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, एक ब्रैकेट में डाल दो, और जो वेरिएबल है इसको बाहर रखो, q टू द पावर माइनस 1/3। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है q टू द पावर माइनस 1/3 से। लेकिन क्वेश्चन में वेलोसिटी और चार्ज का रिलेशन नहीं बल्कि वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम x कैसे लाएंगे, तो वो हम यहाँ से लाएंगे। देखो ये है चार्ज और x के बीच का रिलेशन। यहाँ से अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई देखो हमने पहले ढूंढ लिया था कि x इज इक्वल टू सी क्यू टू द पावर 2/3। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें कि q टू द पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं x डिवाइड बाई सी, और तो फिर हम q, हम लेफ्ट साइड में सिर्फ q चाहते हैं, ये पावर हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो हमें क्या पावर लेना पड़ेगा, 3/2 पावर लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इधर साइड में राइट साइड हो जाएगा टू द पावर 3/2। ये कहें कि ये पावर इधर से इधर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये q की वैल्यू जो हमको मिली है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे अब। तो देखिए हमें क्या मिलता है, v इज इक्वल टू 2/3 c अल्फा, और ये पूरा चीज़ यहाँ लिख देंगे x बाई सी टू द पावर 3/2। ये तो हमने लिखा q, अब q का पावर माइनस 1/3 यानी कि पूरे का पावर माइनस 1/3 हो गया। अब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि ये जो पावर 3/2 है और इंटू माइनस 1/3, तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 1/2 बचेगा पावर। तो v इज इक्वल टू 2/3 c अल्फा इंटू एक्स बाई सी, इसका पूरा पावर हो जाएगा कितना, माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के कौन से पावर से, माइनस 1/2, यानी ये हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका आंसर है।